Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again important topic that is relating to private international law. In the last previous class of private international law, we have already discussed the three theories that is relating to tort. In today's lecture, we further continue with the topic that is relating to torts. However, it deals with the various aspects such as drugs, such as satellite. कि अगर ड्रग्स है, सैटेलाइट है या कोई अदर फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस मामले में हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला कंसेप्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रग एंड टोर्ट, कि अगर ड्रग है जो दवाइयां वगैरह है उनके मामले में आप कौन सा लॉ अप्लाई करोगे। तो इसके लिए देखिए ड्रग क्या है। ड्रग एक प्रकार की थिंग है, एक वस्तु है। जब कोई भी डिफेक्टिव गुड्स की बात होती है, कोई सामान की बात होती है जो किसी एक कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड, एक कंट्री में बनाए गए हैं और दूसरी कंट्री में उसे होलसेलर को बेचा गया है, उसके बाद होलसेलर के द्वारा फिर किसी और कंट्री में बेचा गया, इट इज क्लियर दैट वन माइट लोकेट द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये माना जाता है जब भी डिफेक्टिव टाइटल की बात आएगी तो ये माना जाएगा कि टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस यहाँ पर हुआ है। उसके लिए क्या जुरिस्डिक्शनल पर्पसेस होंगे, किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा वो हमें देखना है। तो तीन प्रकार के जुरिस्डिक्शन जो है जब भी डिफेक्टिव गुड्स की आप बात करते हो उसमें अप्लाई होते हैं। द फर्स्ट वन इज एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जहां वो बना। एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सेल, ओरिजिनली वो कहाँ सेल हुआ। ओरिजिनली का मतलब होलसेलर की बात हो रही है ये, कि होलसेलर के लिए कहाँ ये यूज हुआ, कहाँ उसको सेल किया गया, और उसके बाद वो रीसेल कहाँ हुआ, और उसी के हिसाब से डैमेजेस को क्लेम किया जाएगा। डैमेजेस जो है डिसाइड किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसमें डिस्कस करें तो एक लैंडमार्क केस है 1968 का, थॉमसन वर्सेस डिस्टिलरीज। इस केस में क्या था कि जो न्यू साउथ वेल्स कोर्ट ऑफ अपील है उसके बाद मैटर आया कि क्या किन किन परिस्थितियों में जो जुरिस्डिक्शन बनता है। ये जो डिस्टिलर्स जो है वो एक कंपनी है, इंग्लिश कंपनी है जिसका ऑस्ट्रेलिया में कोई बिजनेस नहीं है और वो सिर्फ ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस ड्रग्स में डिस्टिवल कॉन्टेनिंग थैलिडोमाइड जो है एक सोल्ट है वो इसमें ड्रग में अप्लाई किया जाता है। एंड सोल्ड द ड्रग इन इंग्लैंड टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल में कोई कंपनी कॉर्पोरेट की गई। न्यू साउथ वेल्स के जो लॉ है उसके हिसाब से कंपनी जो है कॉर्पोरेट किया गया, कंपनी बनी, उस कंपनी को ये ड्रग बेच दी गई। इवेंचुअली क्या हुआ, इसके बाद क्या घटित हुआ कि जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिटेलर और होलसेलर के द्वारा, तो ड्रग जो है वो कंज्यूम की गई एंड दैट स्टेट बाय द मदर ऑफ द प्लेंटिफ। जो न्यू साउथ वेल्स है वहीं पर प्लेंटिफ के द्वारा, यानी कि प्लेंटिफ की जो मदर है उसके द्वारा उसको कंज्यूम किया गया। इन ड्यू कोर्स द मदर गेव बर्थ टू ए डिफॉर्म्ड चाइल्ड। वो मदर जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उसने क्या किया, एक डिफॉर्म चाइल्ड का बर्थ हुआ उससे। डिफॉर्म चाइल्ड का मतलब एक ऐसा बच्चा जो अपाहिज था किसी वजह से उस दवाई के कारण। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लीव टू सर्व द ओवरसीज मैन्युफैक्चर। अब एक परमिशन लेने की बात की गई, जो मैन्युफैक्चरर है ओवरसीज विदेश में, उसके खिलाफ जो है एक प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाए, इंस्टीट्यूट किए जाए। सेक्शन 18 जो 4 है, 18 का जो क्लोज 4 है उसका सब क्लोज ए है न्यू साउथ वेल्स कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट का, कहते हैं उसके तहत जो उसको नोटिस दिया जाए, विच इज इन आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852। उसके जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 को भी प्रोविजंस वहां अप्लाई होते हैं और वहां पर जुरिस्डिक्शन अलाउ किया गया। और ये बात कही गई, हालांकि वहां पर जो डिफेंडेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कोज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ है, इस मामले में वो मैटर जो है जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। ये जो मैटर है थॉमसन वाला जो केस है, इसमें एक पुराने केस को कंसीडर किया गया था, जिस पुराने केस का नाम है मोनरो वर्सेस अमेरिकन साइनामाइड। तो उस केस में टोर्ट फॉर नेग्लिजेंस जो है कंसीडर किया गया और ये माना गया कि जो टोर्ट कमिट हुआ है डिफेक्टिव टाइटल के बेस पर और प्रोड्यूस्ड एंड ओरिजिनली सेल्ड, कि डिफेक्टिव गुड्स था और उस डिफेक्टिव गुड्स की वजह से वो प्रोड्यूस भी डिफेक्टिव किया गया और उसको बाद में वैसा ही सेल कर दिया गया। इस आर्ग्यूमेंट को हालांकि रिजेक्ट कर दिया गया था,
अपील के अंदर कि स्टार्टिंग में वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने बाद में ये बात कही कि जो डिफेंडेंट है उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो प्लेंटिफ और उसकी मदर को एक ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करवाए जो बेनिफिशियल हो, लेकिन इस ड्रग की वजह से एडवर्स एक बुरा इफेक्ट पड़ा अनबोर्न चाइल्ड पे। तो कोर्ट का ये विचार था कि जो ड्यूटी है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसकी ड्यूटी बनती है, उसने ब्रीच किया है, डैमेजेस जो है वो वहां पर नुकसान जो है हुआ है न्यू साउथ वेल्स में। तो इसी व्यू को थॉमसन वाले केस के इसी व्यू को बाद में कंसिडर किया गया एक और केस में 1936 का जो केस था। ये जो 1944 के जो केस है, इस केस में इसको कंसिडर किया गया था, और ये जो 1968 का जो केस है इसमें मोनरो वाले, यानी कि जो मोनरो वाला केस था उसमें ग्रांट वाला केस को कंसिडर किया गया था, और थॉमसन वाले केस में मोनरो वाले केस को कंसिडर किया गया था। तो ग्रांट केस क्या था, इसमें भी ये बात कही गई थी कि जो भी थिंग है, जो भी कोई वस्तु है जिसका आप यूज करते हो, अगर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो जाती है या टूट जाती है या नॉर्मल तरीके से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उस मामले में जो मैन्युफैक्चरर होता है उसी की वहां पर ड्यूटी बन जाती है कि एक्चुअल जो यूज है उसका क्या होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब भी आप ड्रग्स से रिलेटेड टोर्ट की बात करोगे तो उसमें आप थिंग्स का रेफरेंस दोगे, क्योंकि ड्रग्स भी एक वस्तु होती है, और वस्तु का जब टोर्ट होगा, थिंग का जो टोर्ट होगा, उसमें किस प्रकार के रूल फॉलो किए जाते हैं वो सब कुछ हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज का ये टॉपिक ड्रग्स और टोर्ट से रिलेटेड था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा कि जब ड्रग्स की बात आएगी तो उसका डैमेजेस अगर होता है तो ड्रग्स जो होता है स्टार्टिंग में कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, कहाँ पर उसको जो है होलसेलर के पास बेचा गया, कहाँ पर उसको रीसेल किया गया, और किस प्रकार से डैमेजेस जो है वो अराइज हुआ, उन सबको आज के हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप ये भी बताइए कि कौन सा एक विशेष टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जिसे आप देखना पसंद करेंगे, समझना पसंद करेंगे। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।